हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में। पिछले टॉपिक पर हमने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा क्या होती है, कैसे वैद्युत धारा बहती है, कहीं पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो वैद्युत धारा के बारे में चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत धारा, तो इसको समझते हैं जल्दी से, पहले क्या है फिर डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में न्यूक्लियस है, जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना। जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करने के लिए फ्री है, यानी कंडक्टर के अंदर ये मूव करने के लिए फ्री है। तो इनको हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कहीं भी इधर उधर जाते रहे, कंडक्टर के अंदर ही रहेंगे बस, ठीक है। तो चालक के अंदर ही रहेंगे लेकिन इधर उधर घूम सकते हैं। तो ये हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैद्युत धारा इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो है वो बहती है। अब जो अचालक होते हैं, कुचालक, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। जो चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत धारा बहती है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हम एक चालक कंसीडर करते हैं। मान लो कि एक चालक है, बेलनाकार एक तार हमने ले लिया, मान लो उसका एक पार्ट ले लिया हमने, ठीक है। ये चालक है, कोई धातु का बना हुआ है, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एटम के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, कभी इधर चले गए, कभी इधर चले गए, और जब चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जैसे भीड़ चल रही है, ठीक है, कि सब इधर उधर जा भी रहे हैं और एक दूसरे से टकरा भी रहे। जैसे किसी से टकराते हैं अपनी डायरेक्शन बदल देते हैं, ठीक है। तो अनियमित तरह से इधर उधर गति करते रहते हैं चालक के भीतर। चालक से बाहर नहीं जा रहे, कहीं है चालक के भीतर ही, लेकिन अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जब ये अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, इधर उधर क्यों गति करोगे, हम एक तुम्हारे ऊपर बल आरोपित करेंगे, तो तुम किसी एक दिशा में गति करोगे। तो देखिए हमने क्या किया कि इसमें एक सेल या बैटरी लगा दिया, ऐसे सेल हमने लगा दिया एक, ठीक है ना। सेल लगा दिया तो देखो इलेक्ट्रॉन है निगेटिव होते हैं, निगेटिव किधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव हैं, ऋण आवेशित हैं, वो धनावेश की तरफ जाते हैं। तो बैटरी का या सेल का जो ये दो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से प्रदर्शित करते हैं बैटरी को, और इसका जो लंबी वाली लाइन है ये दिखाती है इसके प्लस विभव को, और ये जो छोटी वाली लाइन है ये इसके माइनस विभव को दिखाती है। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो इस तरह से क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इस धन आवेश के धनात्मक की तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है ना, इसकी तरफ ये आकर्षित होंगे। जब आकर्षित होंगे तो मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया धन आवेश पर। जैसे धन आवेश पर एक इलेक्ट्रॉन आया, यहां से एक ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चला गया। मान लो भाई साहब कि ए थे, ये ए भाई साहब थे इलेक्ट्रॉन, ये जैसे यहां पर आते हैं, ये तो यहां पर आए, वैसे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ चला और इस जगह पर आ गया। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन, अभी मैं एक बता रहा हूं, बहुत सारे होते हैं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पर आते हैं वैसे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसमें पहुंच जाते हैं तुरंत, ठीक है। मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बने रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से चल के यहां पर आने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगे, देखो इलेक्ट्रॉन को देखो अगर, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, फिर यहां से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जा रहे हैं, ऋण आवेश इधर जा रहा, तो हम ये भी कहते हैं कि धन आवेश इधर आ रहा है,
ठीक है ना। ऐसे दो बॉडी हमने कंसीडर किया ए और बी, इससे इलेक्ट्रॉन अगर इस पे गया तो ये तो ऋण आवेशित हो जाती है, ये धन आवेशित हो जाती है, ये ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऋण आवेश इधर से इधर गया तो पॉजिटिव धन आवेश इस पे आ गया, तो ऋण आवेश के चलने की दिशा के विपरीत होती धन आवेशों के चलने की दिशा। कहीं पर भी अगर ऋण आवेश इधर से इधर जा रहे, इसका मतलब होता है कि धन आवेश इधर से इधर आ रहे, इधर से ऋण खत्म हो रहा तो धन इधर से आ रहा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ऋण आवेश जो है अगर इधर से इधर चलते हैं तो धन आवेश इधर से इधर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे तो एक धारा बहने लगेगी, ठीक है ना। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे उतनी ज्यादा धारा बहेगी, और जितना कम समय लगाएंगे उतनी ही ज्यादा धारा बहेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो धारा है वो अनुक्रमानुपाती है Q अपॉन T के। Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय। यानी कि ज्यादा आवेश गया तो ज्यादा धारा है, कम समय में ही खूब सारा आवेश जा रहा है, इसका मतलब धारा बहुत ज्यादा बह रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखिए एक अभी आप 12th में पढ़ेंगे मैथ्स में कि ऐसे लिखते हैं, किसी भी क्षणिक धारा जो है उसको हम लिखते हैं dQ अपॉन dt, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आवेश की दर, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है। मतलब समय के साथ जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित हो रहा उतनी ज्यादा धारा होगी, जितने ज्यादा आवेश आएंगे चलेंगे इसमें उतनी ज्यादा धारा बहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैद्युत धारा की परिभाषा क्या हो गई, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत लिखो चाहे वैद्युत लिखो। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, ठीक है। किसी चालक में जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब ये जो विद्युत धारा बहेगी ये भी डिपेंड करेगी कि कितना ज्यादा पॉजिटिव है कितना ज्यादा नेगेटिव, यानी कि सेल कितना स्ट्रांग है, 5 वोल्ट का सेल है कि 10 वोल्ट का सेल है कि 20 वोल्ट का सेल है। अगर सेल की क्षमता आप बढ़ाओगे तो ज्यादा पॉजिटिव होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ठीक है ना, तो ज्यादा धारा बहेगी, ठीक। अब ये हो गई एक धारा हमारी। अच्छा देखो, अभी धारा की दिशा की बात हम करेंगे, ये धारा की दिशा नहीं थी, ये तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा थी, अभी धारा की दिशा की बात करेंगे। तो ये हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना, I बराबर Q अपॉन T, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, ठीक है। अच्छा ये एक राशि होगी, तो ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। पहली चीज तो अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए हम कहेंगे कि धारा इधर से इधर बह रही है, ठीक है, लेकिन ये सदिश के नियमों को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती है, ठीक है। सदिश के नियमों को नहीं मान सकते हैं, इसमें हम सदिश के नियम नहीं लगा सकते हैं धारा में, इसलिए इसको सदिश राशि नहीं कहते हैं, इसको अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आप दिशा बताते हो, जैसे यहां धारा जा रही फिर यहां 2 भागों में बट गई, ठीक है। अब यहां पर 3 दिशाएं हो गई इसकी, ये और ये, ठीक है। ये जो सदिश के जो नियम हैं, जो सदिश के जोड़ने के नियम हैं, ठीक है,
उनको पूरी तरह से ये सेटिस्फाई नहीं कर पाती, संतुष्ट नहीं कर पाती, इसलिए धारा, विद्युत धारा को हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि है। अब मात्रक देखें, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, तो देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी होता है, लेकिन एसआई मात्रक क्या होता है, एक साइंटिस्ट के नाम पर इस कूलाम प्रति सेकंड का नाम रख दिया गया एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है ना, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ए से दिखाते हैं इसको, 1 एम्पियर बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम को सी से लिखते हैं प्रति सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड को हम एम्पियर भी कहते हैं। तो आई बराबर Q/T कूलाम प्रति सेकेंड भी है, या एसआई मात्रक हम यूज करते हैं इसका एम्पियर। ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, तो इसका मात्रक हो गया। और भी मात्रक होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि मान लो कहा गया 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम कैसे लिखते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर, एम्पियर धारा की बात हो रही ना, 1 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को ऐसे भी लिख सकते हैं μA, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, इसी तरह से मिली एम्पियर भी होता है, मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर MA ऐसे लिखते हैं, ये बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, यानी 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, या हमें कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से इसके मात्रक हैं। अब जरा हम इसकी दिशा की बात करते हैं। ठीक है, धारा की दिशा की बात करते हैं। देखिए धारा की दिशा की जो बात है, दिशा का मतलब ये नहीं कि एक सदिश राशि, लेकिन धारा बहती तो हम कहते हैं कि इस दिशा में यहां से यहां बह रही है, यहां से यहां बह रही है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि प्लस जो है वो बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है। ठीक है, प्लस जैसे नॉर्मली हम कहें कि +2 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, प्लस बड़ा है माइनस छोटा, -2 छोटा है। तो ऐसे ही ये जैसे कि ये कन्वेंशनल, मतलब ये मान लिया गया है कि कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ बढ़ती है, जैसे हवा है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है ना, ऐसा होता है ना, ज्यादा से कम की तरफ। तो इसलिए मतलब मान लिया गया है केवल कि जो धारा की दिशा है वो धन से ऋण की तरफ होगी। ठीक है, धन से ऋण की तरफ होगी। तो पहले पॉइंट ये हुआ कि सेल के धनात्मक, सेल के धनात्मक विभव से, या इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर ठीक है, ऐसे धारा बहती है। अब देखिए दूसरी बात क्या कह सकते हैं, अगर धारा ऐसे मानी गई है कि धन से ऋण की तरफ जाएगी या उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगी, विभव अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे विभव, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा बहेगी, तो हम इसको देखिए इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे आ रहे थे, धारा की दिशा ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा को धारा की दिशा कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा को
धारा की दिशा कहते हैं या मानते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा को धारा की दिशा कहते हैं या मानते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं उसके विपरीत क्या होता है? धन आवेशों का चलना। यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब धन आवेश यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा धन आवेशों की दिशा, ऋण आवेशों के चलने की विपरीत दिशा धन आवेशों की दिशा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो धन आवेश, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो देखो धारा की दिशा धन आवेशों की दिशा में हो गया कि नहीं। यानी कि इसको इस तरह से भी कहते हैं कि धन आवेशों के चलने की दिशा को धारा की या वैद्युत धारा की दिशा कहते हैं। ठीक है ना, धन आवेशों के चलने की जो दिशा होगी उसको ही वैद्युत धारा की दिशा हम यहाँ पर कहेंगे कि वैद्युत धारा इस दिशा में चल रही। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से, ऋण आवेश इधर से इधर आ रहे हैं, यानी कि धन आवेश यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो सेल है उसके धनात्मक विभव से, धनात्मक इलेक्ट्रोड से धारा चलेगी और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में आएगी। ठीक है, धारा को आई से दिखाते हैं, तो हमने कहा जैसे आई धारा यहाँ पर बह रही है। तो इस तरह से हमने विद्युत धारा की जो परिभाषा है, जो मात्रक है और जो दिशा है उसके बारे में अभी हमने बात किया। अब ये धारा है, एक राशि है, तो इसको मेजरमेंट भी करेंगे, इसको नापें भी किसी चीज़ से। ठीक है, तो इसको नापने के लिए जैसे कि आप टेम्परेचर नापते हो ना थर्मामीटर से, वैसे कितनी धारा बह रही है इसको नापने के लिए यंत्र का यूज करते हैं, उसको कहते हैं एमीटर। ठीक है, वैद्युत धारा के मापन के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। एमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए एमीटर क्या होता है, एमीटर इस तरह से होता है, इसमें निडल लगी होती है ऐसे, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर 2 टर्मिनल बने होते हैं, यानी जहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। जनरली जो प्लस होता है वो रेड कलर का होता है और जो माइनस होता है वो ब्लैक कलर का होता है। रेड कलर का होता है, ठीक है, प्लस, और माइनस जो है वो ब्लैक कलर का होता है। अब इसको हम अपने परिपथ में किस तरह से संयोजित करते हैं वो समझते हैं। एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, एमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करेंगे, जैसे कि मान लो कि ये तार होता है और इसमें ऐसे धारा बह रही है, एक सेल हमने लगा रखा है, ऐसे धारा बह रही है। अब आपको ये धारा को मेजरमेंट करना है, तो जैसे परिपथ का मतलब ये जो परिपथ जिसमें धारा बह रही है उसी को परिपथ कहते हैं। ठीक है, जो बंद पथ है धारा का इसी को कहते हैं परिपथ। तो इस परिपथ में जब धारा बह रही है तो आप इसके श्रेणी क्रम में मतलब जैसे धारा बह रही है यहीं पर, जैसे यहाँ पर एमीटर लगाना है तो आप ऐसे एमीटर, ऐसे सिंबल होता है एमीटर का, जैसे ये तो देखने में ऐसा होता है, और ऐसे सिंबल इसको परिपथ में इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये दोनों, चाहे प्लस इधर कर लो चाहे माइनस इधर कर लो। अब जब परिपथ में आप लगाते हैं एमीटर को, तो इसका जो धन वाला सिरा है, जो लाल वाला है, रेड वाला, उसको बैटरी के या सेल के धनात्मक से जोड़ते हैं, यानी कि इधर की तरफ इसका पॉजिटिव होगा, और ऋणात्मक, देखो ये तार यहाँ से ऐसे आया है ना ये तार, तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा, इधर की तरफ ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
जब हम एमीटर को परिपथ में जोड़ेंगे तो इसका जो धन वाला सिरा है एमीटर का वो बैटरी के धन वाले सिरे से जोड़ेंगे, धनात्मक इलेक्ट्रोड से, और जो ऋण वाला सिरा है वो बैटरी के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक है। अब जब धारा बहेगी तो धारा का मेजरमेंट करेगा, धारा को नापेगा कितनी एम्पियर की या मिली एम्पियर की धारा जो है वो बह रही है। ठीक है। अब जैसे मिली एम्पियर नापने के लिए जो एमीटर आते हैं उनको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे उनका रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं प्लस माइनस एम ए। जो एम्पियर की धारा नापते हैं उनको ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस ए लिख देते हैं केवल इसमें। और जो माइक्रो एम्पियर करंट, बहुत छोटी करंट मेजर करते हैं तो उसमें ऐसे हम माइक्रो एम्पियर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब प्लस चाहे इधर बनो या इधर बनो, वो तो केवल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी एमीटर है उसको हम सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे और निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम धारा को माप लेते हैं। तो वैद्युत धारा के बारे में ये सब बातें हमने पढ़ी, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, ये सब बातें हमने देखी। अब हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है। आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रश्न ये दिया गया, हमें प्रश्न ये है, यदि किसी चालक में प्रति सेकेंड, या कुछ टाइम ले लो, 5 मिनट में या 5 मिनट में 10 कूलाम या 100 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। धारा का मान ज्ञात करो। देखो ये तो बहुत आसान सा है। अभी एक और अच्छा से न्यूमेरिकल करेंगे हम। इसमें देखिए क्या दिया है, जो आवेश है वो 100 कूलाम है और जो समय है वो 5 मिनट है। तो जो 5 मिनट है उसको हम सेकेंड में बदल लेंगे, तो 5 × 60 कर दें, यानी कि 300 सेकेंड हो गया। 300 सेकेंड हो गया। अब धारा I बराबर Q/T, यानी कि 100/300 1/3। ठीक है, या 0.33 एम्पियर। ठीक है ना। इस तरह से हमने धारा को कैलकुलेट कर लिया। मान लो आवेश कैलकुलेट करना हो तो धारा दिया होगा, समय दिया होगा। ठीक है ना। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मान लो इस तरह से है कि किसी चालक में 500 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो 2 मिनट में चालक में प्रवाहित आवेश, या आप ऐसे कहते हैं प्रवाहित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या दिया गया है? धारा, धारा दिया गया 500 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में बदल लें तो 500 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर, या 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हो। टाइम क्या दिया गया है? 2 मिनट का। तो इसको हम सेकेंड में चेंज कर लें तो 2 × 60 यानी 120 सेकेंड हो गया। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अच्छा पिछले लेक्चर पे हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की थी, तब हमें आवेश दिया होता था। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आवेश पता ही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश 1.6 × -19 कूलम, माइनस में होता है। ठीक है ना। हम यहाँ पर इसका परिमाण ले रहे हैं केवल। अब देखो क्या हुआ, समय दिया गया है, I दिया गया, धारा दिया गया, तो Q हम निकाल सकते हैं, I बराबर Q/T से, I बराबर Q/T। तो इसका मतलब Q बराबर क्या हो गया? IT। I कितना दिया है? 500 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर, इंटू समय कितना है? 120 सेकेंड है। समय को सेकेंड में और धारा को एम्पियर में बदल लेंगे। कर दें सॉल्व, कितना आया आवेश? कूलम। अब देखो यहाँ 10 की घात -3 है, तो यहाँ 3 जीरो हटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 60 कूलम। ठीक है ना। 60 कूलम आ गया आवेश। अब आवेश पता है तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए Q बराबर क्या होता है? Ne। Q बराबर Ne, तो N बराबर Q/E। ठीक है ना। Q बराबर Ne होता है, पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था। तो N बराबर Q/E। Q कितना आ गया है? 60। E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा देखो ऐसे भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप डिवाइड करके सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है ना। अगर सॉल्व करें कितना आया देखो, ये आ गया 16 को 1.6 पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा लो, तो कितना चाहिए? 120 और 'ठीक है ना। 37.5 × 10⁻, ये ऊपर चला गया 19 हो, या इसी को लिख सकते हो 3.75 × 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ठीक है ना। इसको और भी दूसरे तरीके से कर सकते हो, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो पिछले लेक्चर पे आपने क्या देखा था कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 × 10⁻80। ठीक है ना। तो इतने 60 कूलम में कितनी हो जाएगी? तो 60 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 60 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई एक में इतनी, तो 60 में कितनी होगी? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 6.25 × 10⁻18। देखो क्या आता है ये आ गया, यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है ना। यानी कि 375 × 10⁻18, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.75 × 10⁻20। तो चाहे तो ऐसे ही कर लें, या अगर हमें याद है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। बाकी
नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।